ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। राहुल गांधी कितने भी सीरियस टॉपिक पर कितना भी तैयारी के साथ क्यों ना आए, न जाने क्यों वो टॉपिक से डिरेल ही हो जाते हैं। तैयारी करके आते हैं राहुल गांधी। आपको ऐसा लगता है नहीं करके आते? तैयारी करके जो आदमी तैयार होकर के आता है वो अपने टॉपिक पर ही बोलता है। टॉपिक से इधर उधर वही भटकता है जो तैयार नहीं हो। अच्छा, कल क्या हुआ देखिए, राहुल गांधी खड़े हुए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और अच्छा, जब उन्होंने बात, हाँ। आप शुरू कीजिएगा। राहुल गांधी जो पहला 10 मिनट बोले उस पर यहाँ पर किसी पैनल को कोई समझ में नहीं आया था, विजय जी को छोड़ करके। नहीं सर, समझ में हमको आया। क्या समझ में आया था आपको? वो कुछ कह रहे थे, जादू देखने गए थे और हंसे बहुत। हाँ, अरे आप हंस रहे हैं अभी। आपने कहा मुझे समझ, मैंने सुना भाई वो कहीं जादू देख रहे थे और हंसे, उसमें जादूगर ने हंसाया उनको बहुत, वो वही बताया और क्या कुछ और था। अब देखिए विषय की सीरियसनेस क्या थी। विषय की सीरियसनेस थी महिला आरक्षण बिल, और कोई भी जब बोलता है तो हम उम्मीद तो समीर जी ये करते हैं ना, कुछ फैक्ट्स लेकर आएंगे, कुछ फिगर्स लेकर आएंगे, बीच बीच में विट और ह्यूमर तो हर पॉलिटिशियन डालने की कोशिश करता ही है, जिससे कि उसका जो भाषण है वो रोचक और दिलचस्प हो जाए। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट कहाँ था समीर जी उनके भाषण में? उनकी बात में टेक्निकल एस्पेक्ट कहाँ था? फिर डीरेल हो गए वो। देखिए, अभी संगीत रागे जी ने कहा कि भाई पहले 10 मिनट में किसी को समझ में आया, तो मुझे तो 10 साल में राहुल गांधी ने क्या बोला ये समझ में नहीं आया। कल के 10 मिनट की तो मैं बात ही नहीं कर सकता कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। और राहुल गांधी से विषय पर, जिस विषय में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो या जिस विषय पर संसद में चर्चा हो रही है, उस पर राहुल गांधी से उसी विषय पर धारा प्रहार लगातार बोलने की उम्मीद तो मुझे लगता है अब नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी तो वही बोलेंगे जो उनको बोलना है, जो तय कर आए हैं। वो संसद का विषय हो, उस विशेष सत्र का विषय हो या ना हो, उन्हें अपनी बात कहना। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने समझाया इस बात को लेकर, टोका भी, लेकिन राहुल गांधी अपनी स्पीड पर बोल रहे थे। और मुझे लगता है कि एक दो बातें जरूर आपत्तिजनक रही है। जो सिंदूर का मामला, ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया वो मतलब अनावश्यक था, और उन्हें इस तरह के विपक्ष के नेता को इस तरह का जिक्र नहीं करना चाहिए था। हालांकि संसद से वो कार्रवाई को निकाल दिया गया है। देखिए, मामला महिला आरक्षण मतलब का क्या है, निकाल देने का मतलब क्या है? जब आपको पता है कि वो वीडियो क्लिप जो है सब जगह रिकॉर्ड हो रही होती है, आज रिकॉर्ड हो गई, लेकिन जब है। इतिहास में रिसर्च होगा, चर्चा होगी, तो वो मिलेगा नहीं ना आपको। मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन करेगा तो वो शब्द आपको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में वो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, 15 दिन करेंगे, लेकिन 10 साल 15 साल बाद कभी चर्चा होगी तो वो शब्द आने वाली जनरेशन को मिलेगा नहीं कि रिकॉर्ड में लिया गया था। चीजें वही सुन सकते हैं जो रिकॉर्ड में होगा। अब कल जब महिला बिल पर इतनी चर्चा हो रही थी तो मुझे उम्मीद थी कि भाई तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार विपक्ष इस बात को मान लेगा कि कुछ भी हो, सरकार की मंशा ठीक हो नहीं हो, लेकिन महिलाओं के हित में यह बिल जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है, तो महिलाओं को हित में ध्यान में रखते हुए, सरकार को छोड़ो एक तरफ, सरकार की मंशा जो भी रही होगी, लेकिन सरकार की मंशा हो सकता है राजनीतिक लाभ लेने की हो, जो विपक्ष आरोप लगा रहा हो, लेकिन विपक्ष की मंशा तो यह थी ना कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर विपक्ष समर्थन दे देता तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता। और मुझे लगता है विपक्ष इस बात को समर्थन देकर जनता के बीच जा सकता था कि सरकार की मंशा राजनीतिक लाभ लेने की थी, लेकिन हमारी मंशा महिलाओं को साथ देने की थी, और इसलिए हम इस बिल का सरकार के साथ न होने के बाद भी महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन कर रहे हैं और हम ये बिल पास करा रहे हैं। चूक गया। मुझे लग रहा है 17 अप्रैल का दिन विपक्ष चाहता तो संसदीय इतिहास में, भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग में दिन के रूप में लिखा जाता है कि जब भी 17 अप्रैल का दिन आता तो याद आता कि भाई तमाम राजनीतिक मतभेदों के बाद भी सरकार बिल लेकर आई। विपक्ष ने जो 2023 में समर्थन दिया था, 17 अप्रैल 2026 को भी महिलाओं के लिए वही समर्थन दिया और इस बात को पास कराया। उसका क्रेडिट विपक्ष को भी मिलता, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। सरकार ये कह नहीं सकती थी कि भाई विपक्ष समीर जी, जो बात आप कह रहे हैं ना कि विपक्ष जो है वो मौका चूक गया, राहुल गांधी भी मौका चूक गए। राहुल गांधी के बाद जब लोकसभा में चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया तो उनकी स्पीच में उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी की बातों से नाराजगी थी, लेकिन प्रियंका गांधी से सीख लेने की बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने कही, वो हिस्सा भी आपको सुनना चाहिए। भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। ये जो बोलने की कला है, ये मैं मानती हूँ हर्षवर्धन जी, जरूरी नहीं कि हर किसी के अंदर बोलने की कला हो और बोलने की कला से वो लोगों को आकर्षित भी कर ले, लेकिन कब, कैसे, कहाँ और क्या सलीका होना चाहिए,
मैं तो ये कह सकती हूँ हर्षवर्धन जी, आई फाइंड प्रियंका गांधी मच मच बेटर देन राहुल गांधी। बाकी आपकी राय जो है वो रखें। देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन की बात ये जो समीर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि आप अगर इस बिल को गिरा देंगे तो लाभ मुझे होगा, बिल पारित हो जाएगा सर्वसहमति से तो किसी को लाभ नहीं होगा, और सच यही था। कुल मिलाकर विपक्ष ने महिला आरक्षण नहीं होने दिया, ये एक सत्य है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक समय बाद रिकॉर्ड में क्या आएगा, लोग लाइव देख रहे थे, जो लाइव आज देख रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अब सबको एक बात तथ्य के तौर पर याद रहेगी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब ने मिलकर महिला आरक्षण नहीं होने दिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मैं प्रियंका जी पर बात करूंगा, और अगर मैं वही पूछने जा रहा था कि राहुल जी के बाद आप प्रियंका जी की बात कर रहे हैं कि नहीं, वो तो करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है सबकी राय इस पर आनी चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बात जरूरी, अमित शाह ने बोलना सीखा। जो लोग उनको, चूंकि 2007 से मैं भी जो देखना, एक तरह से कहें कि दोनों नेताओं को, अमित शाह को बोलना नहीं आता था। गुजराती उनकी मातृभाषा होने की वजह से वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं थे। यहां के पत्रकार कहते थे कि अरे अमित शाह बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं पाते हैं। वो रैली में जाते थे तो जरा कुछ नहीं, थोड़ा पहले उनके अध्यक्ष रहते का भाषण निकलवा लीजिए, वो बोल नहीं पाते थे। और आज देश का सबसे शानदार स्पीकर, फैक्ट के साथ, लॉजिक्स के साथ, वो अमित शाह है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं सीख सकते भाई? 20 साल से सदन में है। और जो उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूं राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस से मुक्ति लेनी चाहिए अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। प्रियंका के अंदर वो सारी सलाहियत दिखती है, सारी वो चीजें दिखती है जिसको नेता के तौर पर, अब ये अलग बात है, उस पर हम लोग अलग से डिबेट करेंगे कि भाई कहां वो कितना परिणाम दे पाई, कितना उनके पास समय, ये अलग चीज है। लेकिन जो परसेप्शन में होता है, जो स्पीकिंग है, जो कम्युनिकेशन है, अपनी बात जो कहना है, नैरेटिव है, सहज तरीके से, सरल तरीके से प्रियंका बोल जाती हैं। और राहुल मैजिशियन पता नहीं कौन सा ऐसे फंस गए थे, कह रहे थे ताला लग गया था, तो वही हाल है, राहुल के व्यक्तित्व में ही ताला लगा हुआ है, वो खुल ही नहीं सकता है कभी। ये बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं, कांग्रेस का भला होना है तो प्रियंका को अपना नेता बनाना चाहिए। अच्छा, महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को लेकर पहली बार इंडिया अलायंस का भी आपने जो उनकी एकता देखी, वो कामयाब होती हुई भी इसी बिल को गिराने में दिखाई भी दी। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल, अखिलेश, ममता, स्टालिन पार्टी ने एकजुट होकर वोट किया है। महिला आरक्षण के विरोध में अखिलेश यादव आलोचना करते करते, विरोध करते करते इस हद तक चले गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि महिला को प्रधानमंत्री भी बना दे तब भी सपोर्ट नहीं करूंगा। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। महिला प्रधानमंत्री बना भी देंगे तब भी हम इनका भरोसा नहीं करेंगे। और इसके पीछे कारण सिर्फ SC, ST और OBC का वो रिजर्वेशन ही नहीं है, मुस्लिम सीटों का भी रिजर्वेशन है। और एक जो पोस्ट है मैं पढ़ रही हूँ, वो मैं जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। ये भी पत्रकार ही रहे, अब मैं दिलीप मंडल जी की बात कर रही हूँ। उन्होंने जो एक पोस्ट लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि कल लोकसभा में एक और पाप हुआ और इसके शिकार हुए SC, ST के लोग, यानी देश की 1/4 से अधिक आबादी। डिलिमिटेशन ना हुआ तो SC, ST की लोकसभा की सीटें जस की तस यानी 131 पर ही अटकी रह जाएंगी। संविधान का आर्टिकल 330 लागू नहीं हो पाएगा। हर डिलिमिटेशन में SC, ST की सीटें बढ़ती हैं क्योंकि आर्टिकल 330 के अनुसार इसे आबादी के अनुपात में होना है। तो डिलिमिटेशन में SC, ST की लोकसभा सीटें भी बढ़ जाती। तो अब आप ये एक बात, अच्छा, मैं फिर इस पे आती हूँ चर्चा के लिए। अभी जानकारी है, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, संसद में मांग रही थी उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। लेकिन भाजपा के लिए सत्ता का संघर्ष नहीं है, समानता का अधिकार देने का प्रश्न था। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया
कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। यह सत्य है, महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा, उनके सपनों का संहार करता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में आयुष्मान भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि भाजपा ने एनडीए की सरकार में पहली बार जेंडर बजट की व्यवस्था हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा ने एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। आज हम सबके सम्मुख आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि संवैधानिक ढांचे के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। श्रद्धामना स्मृति जी, मित्र संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, आज मैं एक पीड़ा के साथ अपनी प्रेस शुरू करना चाहता हूं। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं और इसी सोच का कारण था कि पहले
सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। याद होगा आपको, यूपीए के समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मित्रों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। तो जो बात स्मृति ईरानी कह रही हैं या जो बात रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया है, या जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाओं का इस्तेमाल किया गया, ये अपमान महिलाएं नहीं भूलेंगी। अब मैं जो थोड़ी देर पहले कह भी रही थी प्रोफेसर संगीत रागी जी कि डीलिमिटेशन अगर नहीं होता है तो ये केवल महिलाओं के साथ ही भेदभाव नहीं हो रहा। 33% आरक्षण लागू अगर नहीं हो रहा है तो ये केवल महिलाओं के लिए ही हानि नहीं है, बल्कि SC ST सीटें भी नहीं बढ़ेंगी। और ये सब जानने के बावजूद भी कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया, क्यों? देखिए, आप एक चीज सोचिए, उससे पहले आपने एक ट्वीट का जिक्र किया था दिलीप मंडल जी के, और मुझे दिलीप मंडल जी का 7 सितंबर 2023 का एक ट्वीट याद आ गया, और सौभाग्य से वो मेरे मोबाइल पर पड़ा हुआ है, वो मैं आपके दर्शकों के लिए बोल दे रहा हूँ। संसद और विधानसभाओं में SC ST OBC की संख्या घटाने की साजिश के तहत एक ऐसा महिला आरक्षण बिल आ सकता है जिसमें SC ST OBC आरक्षण न हो। सबको बता दें, नजरें खुली रखें, वरना शहरी फुरफुर बोलने वाली चालाक किलिट महिलाएं आपका हक मार लेंगी। SC ST OBC की मेहनत कर सरल ईमानदार महिलाएं रह जाएंगी, सबको बता दें। तो बाड़े के किस ओर आप होते हैं उसके आधार पर आप, एक पत्रकार से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। राजनीतिक लोग तो कभी भी पाला बदलते हैं, आज हैं यहाँ, कल दूसरे जगह, परसों तीसरे जगह, चौथे जगह, पांचवें जगह, फिर आकर के आप मुख्यमंत्री भी बन जाए, कुछ भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कि राजनीतिक लोग विचरण करते रहते हैं, यायावर जो उनकी जिंदगी है तो उसमें विचरते रहते हैं वो। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार ही होता है हमेशा, थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं करता हो। उस समय यही नैरेटिव चलाने वाले लोग थे। और ध्यान दीजिए, बिहार विधानसभा में तो ओबीसी आरक्षण नहीं है, लेकिन क्या ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा है? क्या मंत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा है? राजनीति 2000 मंडल कमीशन के बाद भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, एक नवजागरण आया है, और मैं इसके लिए पूरा क्रेडिट दूंगा बीपी सिंह को। मैं मानता हूं कि बीपी सिंह की भूमिका भारत के हिंदू समाज को तोड़ने में, अब उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो प्रयोग किया जाता है, वैसी रही। उन्होंने हिंदू समाज को बिखेर करके छोड़ दिया। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि जो समाज पिछड़ा था, पीछे हटा हुआ था, जो हाशिए पर था, जिसका सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं बनता, तो वो भी आता। ये आरक्षण यदि लागू होता तो ओबीसी की महिलाएं भी आती, सामान्य महिलाएं भी आती, सभी एसटी संख्या तो बढ़ती ही ना, SC ST सभी की बढ़ती, सभी आते, और जब सभी आते तो सबका भला होता। और SC ST भी रिजर्व कैटेगरी के साथ आते, बिल्कुल बिल्कुल आते। ओबीसी का आरक्षण संविधान ने प्रावधान नहीं किया है। यदि अखिलेश यादव को वाकई यदि इसके बारे में दिलचस्पी थी, राजनीति नहीं करनी थी, या उसी धर्रे पर कांग्रेस पार्टी, और एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं, इसका विरोध उन पार्टियों ने किया जो वंशवादी पार्टियां हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ करके कहता हूं, वंशवादी पार्टी अपने वंश के राजनीतिक हितों से ऊपर जाकर के पूरे देश के हित में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। अखिलेश को अपने घर की और अपने वंश के राजनीतिक चिंता से बाहर आप जाते हुए नहीं देख सकते। स्टालिन को अपने वंश, अपने बेटे की चिंता से बाहर आप जाते हुए नहीं देख सकते। वैसे ही जितने भी हो, चाहे वो देवगौड़ा हो, चाहे वो हो, ये सब के सब, ये सब ये वंशावली पार्टियां हैं। इनसे उम्मीद करें कि राष्ट्रीय फलक पर आकर के उनके दृष्टिकोण रखें, ऐसा नहीं वो करेंगे। लेकिन एक धड़े का ये भी कहना है कि डीएमके को इस जो भी कुछ हुआ घटनाक्रम से, अब किसको कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है,
डीएमके फायदा उठा ले जा रहा है क्योंकि वो अपने वोटर्स में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात समझाने में कामयाब रहे हैं कि देखिए अगर ये डिलिमिटेशन आ जाता, अगर ये आरक्षण लागू हो जाता तो आपका सीट लोकसभा में कम हो जाता। देखिए डीएम की तो हम बात कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को उसका फायदा नुकसान होगा? ममता बनर्जी के लिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहना ज्यादा जरूरी है? मुख्यमंत्री बने रहे निश्चित रूप से। तो ममता बनर्जी ने क्या ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, या ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि लोकसभा में मैं इसका विरोध करूंगी, उसके बाद भी बंगाल की महिलाएं मुझे वोट देंगी? 5 दिन के बाद तो पहले फेज का वोटिंग है। 17 तारीख को आपने विरोध किया है, 23 तारीख को पहले फेज की बंगाल के अंदर वोटिंग है, उसके बाद 29 तारीख को वोटिंग है। तो क्या सबसे बड़ा नुकसान अगर होने वाला है तो ममता बनर्जी को होगा? तो क्या ममता बनर्जी इसका नुकसान झेलने के लिए तैयार है, या ममता बनर्जी इस बात को मान के चलती है कि भले ही ये बिल का विरोध हम करें, हमारे मतदाताओं को इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, मेरा वोट मेरे साथ है, और ममता बनर्जी को ये भरोसा होगा, इसलिए ममता बनर्जी इस बात का विरोध किया। सत्ता तो वो नहीं छोड़ेगी ना इस बिल के लिए। स्टालिन के साथ भी वही बात है। डीएमके के स्टालिन इस बात को जानते हैं कि भले इस बिल का विरोध करें, तमिल अस्मिता की हमने बात की है, और जो लगातार वो दक्षिण बनाम उत्तर की जो लड़ाई वो लड़ते रहे, हिंदी बनाम तमिल की जो बात वो लगातार लड़ते रहे, वो इस बात को जानते हैं कि इसका समर्थन करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, इसका विरोध करके ही हमें राजनीतिक रूप से इसका लाभ होगा। और मुझे लग रहा है कि इस राजनीतिक लड़ाई में, राजनीतिक लाभ की लड़ाई में फिलहाल स्टालिन का पल्ला भारी है, क्योंकि जिस तरीके से स्टालिन ने इसे अस्मिता मुद्दा का बनाया और तमाम तरीके से बात की, तमिलनाडु में मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने नहीं वाला है, डीएमके के फेवर में ही जाएगा। अगर उनके नुकसान होने वाला होता तो वो भी कोई इसका रास्ता निकालते, और भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है एआईएडीएमके, उसने भी चुप्पी साधी इस मामले को लेकर। उसने कहीं नहीं कहा कि इस मामले को कि ये बिल होना तमिल का नुकसान हो गया, तमिल का हुआ है। उन्होंने भी चुप्पी साधी। मतलब तमिल अस्मिता की जो राजनीति करते हैं, द्रविड़ की जो राजनीति करते हैं, वो जानते हैं कि इसका विरोध करके उनको राज्य की राजनीति में फायदा होगा। मतलब राष्ट्रवाद पर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद भारी पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, उन्होंने प्रांतवाद की बात की, तो राष्ट्रवाद पे प्रांतवाद भारी पड़ा है, आप ये मानकर